और आइए अब शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में पिछले 3 साल से जारी युद्ध को हर हाल में रोकना चाहते हैं। शांति वार्ता की पहल के लिए रूस और अमेरिका के बीच पिछले दिनों रियाद में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप के नजरअंदाज किए जाने से दोनों भड़के हुए हैं। इसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए उन्हें बिना चुनाव के तानाशाह बता दिया तो यूरोपीय देशों के नेता नाराज हो गए। पलटवार करते हुए कहा कि याद रखना चाहिए कि रूस में नहीं, यूक्रेन में लोकतंत्र है। और इस बीच अमेरिकी विशेष कीथ केलॉग से कीव में जेलेंस्की की मुलाकात तो हुई, लेकिन साझा प्रेस वार्ता को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से लगता है कि अब कोई एक ही बचेगा, चाहे राष्ट्रपति जेलेंस्की हो या फिर यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन भी किस रूप में, रूस के हितों को साधने वाला या फिर जेलेंस्की या वहां की आवाम की आकांक्षाओं वाला। ट्रंप यूक्रेन और जेलेंस्की को लेकर जो भी बयान दे रहे हैं वह रूस के पक्ष को अधिक जाता दिखाई दे रहा है। उनका ताजा बयान जेलेंस्की को तानाशाह बताने का है। ट्रंप ने जेलेंस्की को चुनाव के बिना तानाशाह बताया। राष्ट्रपति पुतिन भी जेलेंस्की की वैधता पर बार बार सवाल उठाते रहे हैं और बिना चुनाव के पद पर बने रहने के लिए घेरते रहते हैं। ट्रंप ही नहीं, उनके सहयोगी एलन मस्क भी जेलेंस्की को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका में हर साल चुनाव होते हैं, यहाँ युद्ध के समय भी चुनाव हुए हैं। मस्क ने भी जेलेंस्की को चुनाव कराने की नसीहत दे डाली है। ट्रंप के इस बयान पर जेलेंस्की को यूरोप का साथ मिला। ईयू ने ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा है कि यूक्रेन में लोकतंत्र है, जबकि रूस में नहीं। ईयू के प्रवक्ता ने कहा कि जेलेंस्की को स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव में वैध रूप से चुना गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईयू के बयान पर सहमति व्यक्त करते हुए जेलेंस्की को लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति बताया, तो वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी जेलेंस्की के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा, युद्ध के समय चुनाव स्थगित करना पूरी तरह से उचित है, जैसा कि ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। इस बीच रूस ने कहा है कि यूक्रेन में ब्रिटेन की सेना भेजने की संभावित योजना कतई मंजूर नहीं है। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन ने 30,000 यूरोपीय सेना को भेजने की योजना पेश की है। रूस ने कहा है कि अगर नाटो के सैनिक शामिल होंगे तो इससे रूस की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री कीव के दौरे पर आए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग से शांति वार्ता को लेकर बातचीत की। वहीं अमेरिका जेलेंस्की पर दबाव डालना जारी रखे हुए है। अब एनएसए माइक वॉट्स ने जेलेंस्की से आलोचनाओं पर लगाम लगाने और ट्रंप द्वारा प्रस्तावित खनिज समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रंप ने जो बयान दिया है उसके बाद जो और सियासी गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है और साफ तौर पर युद्ध में जो अभी स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो अभी बातें कही हैं, जिस तरह से तानाशाह बताया है, ऐसे में साफ तौर पर अभी युद्ध की जो आशंका है वो लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि 3 साल तो पूरे होने वाले हैं और चौथे साल में वो प्रवेश कर रहा है युद्ध। तो ऐसे में कितना बड़ा अब की बार इसमें हम कह सकते हैं कि जो फर्क है वो नजर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये जो बयानबाजियां हैं ये अपने आप में एक अलग पैरामीटर सेट करती हुई नजर आ रही है। गौरव, शो पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो ये जबानी लड़ाई चल रही है ना, इसके पार जो इस हफ्ते एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वैश्विक राजनीति और रशिया यूक्रेन युद्ध की दृष्टि से, हम जरा उसको समझें। तो इस सप्ताह रूस और अमेरिका ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए और साथ ही दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस कैसे सहज हो सकते हैं, इसके उद्देश्य से एक पूरा इनकी मीटिंग हुई। और ये डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 रिजीम के तहत अमेरिकन विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव को हम देख सकते हैं। और यही हम रशियन फॉरेन पॉलिसी में भी आते हुए इस बदलाव को देख सकते हैं, जिसमें इन दो महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। और जो अमेरिका के मार्को रूबियो हैं, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो वॉशिंगटन और मॉस्को में अपने जो दूतावास हैं, जो अभी तक बिल्कुल लगभग हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें कर्मियों को बहाल करने के लिए, यूक्रेन के संबंध में शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए कैसे उच्च स्तरीय टीम का गठन हो उसके लिए, और आपसी जो दोनों देशों के बीच अभी तक के इतने खराब संबंध है उसको सहज बनाने के लिए अब काम करेंगे, ऐसे दोनों पक्ष सहमत हुए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स की दृष्टि से मैं देखती हूँ। अब इसमें हुआ ये है कि इसमें यूक्रेन का कहीं कोई इनका प्रेजेंस नहीं रही, तो यूक्रेन जेलेंस्की ने अपने आप को इस पूरी मीटिंग से और इस डायलॉग से दूर रखा, और जो यूरोप के देश हैं उन्होंने भी इस डायलॉग से, इस मीटिंग से अपने आप को दूर रखा है। और हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को अब 3 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा।
तो ऐसे में जो ये डेवलपमेंट है, आप जमीनी हकीकत को हमको समझना होगा कि ये युद्ध सिवाय विनाश के पूरे विश्व के लिए और कुछ नहीं पेश कर रहा है। और ऐसे में जब एक तरफ से ट्रंप और दूसरी तरफ से पुतिन इस बात को लेकर सहमत हो रहे हैं कि अब युद्ध का अंत हो, तो अब जो ये इस प्रकार के बयानबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी हो रही है, जेलेंस्की युद्ध से बाहर आने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है इसके परे हमको पॉजिटिव डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए और ये युद्ध समाप्त हो, इसकी हम सभी को उम्मीद करनी चाहिए। ईयू भी जिस तरह की जो बातें कर रहा है वो साफ तौर पर देखने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जो बात ईयू की तरफ से कही गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें कटाक्ष साफ तौर पर नजर आ रहा है। और पहले की स्थितियां अमेरिका जैसे यूक्रेन के साथ था, अब कहीं ना कहीं यूक्रेन के एक तरह से खिलाफ है, क्योंकि पहले बाइडन थे और उसके बाद अब ट्रंप है। तो यहां पर जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर बिंदु आपने इस चर्चा में जोड़ा है। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे उस समय उनकी आंतरिक कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि ये कहें कि अमेरिका की जनता का ध्यान इस ओर ले जाने के लिए या मतलब अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, अपने आप को, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वो लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देते रहे। और हम सभी जानते हैं कि नाटो का किस प्रकार से प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। तो अमेरिका के इशारे पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प यूक्रेन को मिलती रही नाटो के माध्यम से। हालांकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसी चीज को लेकर के युद्ध शुरू हुआ था। तो अब लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए हैं तो उनकी विदेश नीति में मार्को रूबियो ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था जब वे विदेश मंत्री बनने वाले थे कि भाई अमेरिका फर्स्ट रणनीति पे उनकी नीति काम करेगी और वे अमेरिकी इंटरनल जो इंटरेस्ट्स हैं उसको वो प्राथमिकता देंगे। तो उसके लिए अभी तक जो इंटरनेशनल एड और जगह जगह सहायताएं अमेरिका अपने कोष से प्रदान कर रहा था, उसको अब वो अपने इंटरनल डेवलपमेंट की ओर डाइवर्ट करेंगे। तो आप समझिए ये दोनों चीजों के बीच में कनेक्ट है। तो इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप बहुत जोरों शोरों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध समाप्त हो। अच्छी बात यह है कि उसमें रशिया भी उनकी आवाज से आवाज मिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में यूरोपियन देश क्यों इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, वे क्यों यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि ये तमाम जो बड़े यूरोप के देश हैं वो एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनको इस युद्ध के बड़े रिपरकशंस झेलने पड़े हैं। तो ये एक बड़ी मतलब चिंता का भी विषय है और एक बहस का भी विषय है। पर मुझे लगता है कि आगे पीछे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नाटो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इसका प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिका इसका चेहरा है। तो यदि अब जो ये एक लीडरशिप में बदलाव हुआ है तो ट्रंप की अगर पॉलिटिकल विल रही तो मुझे लगता है कि ये युद्ध आगे पीछे अब हमें रुकता हुआ, थमता हुआ, समाप्त होता हुआ नजर आए। बिल्कुल। जेलेंस्की और जिस तरह से अमेरिकी एनएसए जो हैं उनके बीच जो बातचीत थी वो साफ तौर पर अब की बार संभावित नजर आई और वो हुई भी, लेकिन प्रेस वार्ता जो थी वो वहां पर रद्द कर दी गई। तो साफ तौर पर और जिस तरह की हिदायत भी दी गई है, जिस तरह की नसीहत दी गई है एनएसए की तरफ से, वो अब की बार क्या कहती है? क्या इससे साफ तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि जो जेलेंस्की हैं उनको पीछे हटने की और साफ तौर पर अपने जो एक दायरा है, जो एक लिमिटेशन है, उसमें रहने की एक कवायद यहां पर नजर आ रही है? निश्चित तौर पर, और जेलेंस्की को एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को समझना चाहिए गौरव, कि इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ा विनाश हुआ है वो उनके देश का हुआ है। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कितने अरब डॉलर्स का एक अब खर्चा चाहिए उसको फिर से बनाने के लिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो बार बार जेलेंस्की को ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी डिप्लोमेटिक टेबल तक बात आती है, जब पुतिन थोड़ा राजी होते हुए दिखाई दिए इन 3 वर्षों में, तो जेलेंस्की पीछे जाते हुए हमें नजर आए। और अब जब ये हमको एक सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक ट्रंप की जो पॉलिटिकल विल है, ट्रंप के जो इंटरेस्ट्स हैं, इधर पुतिन भी चाह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो। अब दुनिया के बाकी देश, भारत जैसा देश कितने समय से इस बात को चाह रहा है कि इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। तो जब इस प्रकार की सकारात्मक परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तब यदि जेलेंस्की इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वैश्विक शांति और सुरक्षा की दृष्टि से कोई बहुत हितकारी कदम, या बहुत अच्छी, यूक्रेन की दृष्टि से भी ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और मुझे लगता है आगे पीछे जो यूरोप के देश हैं, इसीलिए शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्थगित कर दी गई, क्योंकि यूरोप के देश भी आगे पीछे इस बात को समझ रहे हैं कि यदि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे, रशिया वैसे ही पाले की दूसरी ओर है, तो फिर आगे पीछे कहीं ना कहीं उनको भी डिप्लोमेटिक टेबल पर अमेरिका के साथ ही बैठना पड़ेगा। और ऐसे में युद्ध हमको समाप्त होता हुआ कहीं ना कहीं अब हम फोर्स ही कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक अच्छे वैश्विक उद्देश्य की दृष्टि से सभी को साथ में मिलकर आकर
डिप्लोमेटिक टेबल पर आकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अंशु जोशी जी, इसमें तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है कि आने वाले समय में अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है। युद्ध तो अगर मान लीजिए कि शांति की राह पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद यूक्रेन कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अंशु जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जर्मनी में क्या कुछ चल रहा है और क्या वहां पर अब की बार जो चुनाव है उसके समीकरण क्या बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।